अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप चिनार एकेडमी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो केमिस्ट्री की सॉल्व एक्सरसाइजेज से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन दूंगा। तो इसकी एक्सरसाइज में जो शामिल क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका एमसीक्यूज से मुतल्लिक है और क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। और इसमें जो सबसे पहले इसका कह लें पहला जो क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है विच गैस हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर। हवा में मौजूद जो गैसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी गैस की है। और उसमें ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी एयर में नाइट्रोजन 78% मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन की है। तो इसका मतलब हुआ कि पार्ट सी को हम इंसर्कल कर लेंगे और ये दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है लोएस्ट टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज़। टेम्परेचर की रेंज आपके पास मौजूद है -5 डिग्री सेल्सियस, -55 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 55 डिग्री सेल्सियस। तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो टेम्परेचर रेंज है वो -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट टेम्परेचर इस लेयर का -55 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ऑप्शन जो हमारे पास बी ऑप्शन मौजूद है इसको इनसर्कल कर सकते हैं, ये दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके बाद ऑप्शन है बोथ NO2 एंड SO2, और उसके बाद आ रहा है ओजोन। तो जहाँ तक तल्लुक़ है सल्फ़र डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ये दोनों गैसेस थंडर स्टॉर्म जब हो रहे होते हैं तो ये एसिड्स बनाती हैं। NO2 HNO3 बनाती है जबकि SO2 H2SO4 बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम ऑप्शन सी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें दुरुस्त ऑप्शन के तौर पर। पार्ट 4 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का विच इज़ रेडिश ब्राउन गैस। ऑप्शन हमारे पास NO, NO2, SO और O3 हैं। तो जहाँ तक तल्लुक़ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो इससे हमें पता चला कि बी पार्ट जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू, यानी ज़मीन से ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कहाँ तक है, कहाँ तक जाती है ये। तो हम जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त ऑप्शन है, यानी 12 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। तो ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 6 आ रहा है, सॉरी, स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू। अब स्ट्रेटोस्फियर कहाँ तक एक्सटेंड करती है। हमारे पास ऑप्शन है 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर्स। अच्छा, तो 12 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड कर रही है, और ज़मीन से जहाँ तक तल्लुक़ है स्ट्रेटोस्फियर का, ये 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है ज़मीन की सतह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन जो है ये वाला है। पार्ट 7 है क्वेश्चन 1 का द ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन। ऑप्शन है द ट्रोपोस्फियर, द मीजोस्फियर, द थर्मोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर। तो दुरुस्त ऑप्शन डी है, स्ट्रेटोस्फियर। पार्ट 8 है मोस्ट एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय। सबसे पहले आ रहा है ओजोन, उसके बाद आता है एसिड रेन, फिर आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद आ रहा है द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फॉसल फ्यूल्स के बर्न करने से या जलने से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होती है, और तकरीबन आधी पोल्यूशन जो है वो सिर्फ कार्स या गाड़ियों के अंदर जो फॉसल फ्यूल जल रहा है उससे पैदा हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है।
पार्ट नंबर 9, विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? इसके लिए ऑप्शन आपके पास हैं द स्ट्रेटोस्फीयर, द ट्रोपोस्फीयर, द मीजोस्फीयर, द थर्मोस्फीयर। तो ज़ाहिर है ज़मीन के करीब सबसे करीब वही लेयर है जिसमें हम खुद भी रह रहे हैं और उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। इसका मतलब ये होगा ऑप्शन बी दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज द मीजोस्फीयर, द स्ट्रेटोस्फीयर, द ट्रोपोस्फीयर, द थर्मोस्फीयर। तो बिल्कुल जी थर्मोस्फीयर आउटर मोस्ट लेयर है। इसका मतलब ये होगा कि पार्ट डी दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स, और इसका पहला पार्ट है लिस्ट 2 मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के 2 सोर्सेज बताने हैं। तो जहाँ तक तल्लुक़ है एसिड रेन का, एसिड रेन फॉसल फ्यूल्स जब जलते हैं, चाहे वो पावर प्लांट्स में जलें या गाड़ियों में, दोनों सूरतों में वो कुछ गैसेस रिलीज़ करते हैं। मसलन पावर प्लांट में जब फॉसल फ्यूल जलते हैं तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इसी तरह से जब फॉसल फ्यूल्स गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों के तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये थंडरस्टॉर्म की मौजूदगी या थंडरस्टॉर्म हो रहे होते हैं तो बिजली चमक रही होती है और उस वक्त ये एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बनाते हैं और फिर ये बारिश के पानी के साथ शामिल हो जाते हैं और वो बारिश जो बरसती है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर H2SO4 बना रही है, जबकि NO2 मज़ीद O2 और वाटर के साथ मिलकर HNO3 बना रहा है। पार्ट 2 है लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। तो 4 इंसानी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो एयर पॉल्यूशन में इजाफा कर रही हैं। सबसे पहले तो हम वही बात करेंगे कि जो फॉसल फ्यूल्स को हम जलाते हैं वो एयर पॉल्यूशन का ज़रिया बन रहे हैं। कोल हम जलाते हैं वो भी एयर पॉल्यूशन का ज़रिया बनते हैं। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो जो कोल है फैक्ट्रीज़ के अंदर जब वो इस्तेमाल होता है या पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होता है तो वहाँ से भी पॉल्यूशन आती है। तीसरी बात आ रही है कि जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो इस्तेमाल हम फ्रिजेस के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या सॉल्वेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एरोसोल स्प्रेस के अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से ये जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं फ़ज़ा के अंदर, तो ये जो हैं ये भी पोल्यूशन का ज़रिया बन रहे हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेडेड पेट्रोल की। तो लेडेड पेट्रोल भी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है जो लेड पार्टिकल्स फ़िज़ा में रिलीज़ करता है और ये भी पॉल्यूशन है। पार्ट 3 आ रहा है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद होती है, हमारी लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर मौजूद जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने एक गिलाफ बनाया हुआ है हमारी ज़मीन के गिर्द, जिसकी वजह से हम अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं, मैं अल्ट्रासाउंड लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो सूरज से आ रही हैं वो हमें हम तक डायरेक्ट आने से बचाती है, रोकती है। ये ओजोन रोक लेती है अल्ट्रा वायलेट रेज़ को और हम तक अल्ट्रा वायलेट रेज़ के बजाय सिर्फ हीट पहुंचती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज़ हम तक डायरेक्ट आना शुरू हो जाएं तो ज़मीन के ऊपर जो लिविंग थिंग का सर्वाइवल है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। पार्ट 4 है क्वेश्चन 2 का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इन एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में ऑटोमोबाइल का जहाँ तक यानी गाड़ियों का क्या किरदार है। तो गाड़ियों में चूँकि फॉसल फ्यूल इस्तेमाल होता है और इस फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से इंतहाई डेंजरस गैसेस रिलीज़ होती हैं, मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फ़र ऑक्साइड्स एसिड में कन्वर्ट होते हैं हमारी फ़ज़ा के अंदर और फिर एसिड रेन का ज़रिया बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर गैसेस का एक इन्वेलप है
जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। जहाँ तक ट्रोपोस्फियर का तल्लक है, ये वो लेयर है जिसमें हम खुद भी रह रहे हैं। हमारा यहाँ पे वेदर, हर चीज़, जो क्लाउड्स हैं, टेम्परेचर है, सारा अपना क्या कह सकते हैं इसको, जो बारिशों का सिलसिला है, सारा कुछ इसी में से होता है। और इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर -55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये हमारी जो करीब तरीन ज़मीन की करीब तरीन जो लेयर है, ये उसकी बात है, ट्रोपोस्फियर जिसको हमने जिसका नाम दिया। और ये 17 डिग्री 17 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर वेरी करता है। और जो ही हम अगर एक किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएं इस लेयर के अंदर, तो हर किलोमीटर के बाद इसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है। अब जहाँ तक तल्लक है स्ट्रेटोस्फियर का, तो स्ट्रेटोस्फियर का आगाज़ जो है सबसे नीचे जो उसका स्टार्ट जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस यानी 55 डिग्री सेल्सियस से उसका आगाज़ होता है। और जो जो ऊपर जाएं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और ये -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ये सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ही कम मिकदार में पानी या वेपर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट उसमें पाई जाती है वो ओज़ोन है। और ओज़ोन वहाँ पे ओज़ोन की जो मौजूदगी है वो 10 ppm है, यानी 10 पार्ट्स पर मिलियन वहाँ पे मौजूद है। और जहाँ तक चलेगा ट्रोपोस्फियर का, तो ट्रोपोस्फियर में डस्ट पार्टिकल्स मैक्सिमम मिकदार में हो सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे वाटर वेपर्स भी मैक्सिमम मिकदार में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्लाउड जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। और ये वही लेयर है जिसमें हम खुद भी रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स के सोर्सेज क्या हैं? तो जी एयर पॉल्यूटेंट्स के सोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के सोर्सेज हैं इसके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल सोर्सेज की। तो नेचुरल सोर्सेज क्या हैं कि जब कोई डस्ट स्टॉर्म चलता है या वॉल्केनोस जो उबलते हैं ज़मीन से, तो वो बहुत सारे क्लाउड्स और डस्ट और स्मोक जो है वो हमारी एयर में शामिल कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ पॉइजनस गैसेस भी आ जाती हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐश भी होती है। तो ये तो चीज़ें हो गई, एक उस लिहाज से आती हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि जो टर्माइट्स की एक्टिविटीज़ हैं और साथ ही हमारी जो कैटल्स हैं, गायें भैंसें हैं, वो मीथेन गैस को पैदा करते हैं। तो मीथेन गैस भी एक पॉल्यूटेंट है हमारी एयर में। और उसके अलावा हमारे जो हैं हमारी एयर में इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज होते रहते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, उससे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं जो बाद में एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी ये नेचुरल एक प्रोसेस है जो कि हमारे लिए हमारी एयर में पॉल्यूशन पैदा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन हम खुद लोग जो हैं वो पैदा कर रहे हैं, आर्टिफिशियली जो हम पैदा कर रहे हैं, वो है फॉसल फ्यूल्स के बर्न करने से। चाहे वो गाड़ियों में जल रहा हो फॉसल फ्यूल, या फिर फैक्ट्रीज़ या पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो। दोनों सूरतों में ये जो पॉइजनस गैसेस हैं वो पैदा करता है। मसलन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा हो रहे हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स पैदा हो रहे हैं। और इसके अलावा जो कार्बन है बज़ाते खुद जो ऑक्सीजन के साथ एक लिमिटेड ऑक्सीजन जब होती है उसके साथ मिलता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा कर रहा है। तो वो भी हमारे लिए मुज़र है हमारी सेहत के लिए। ये कुछ चीज़ें थी जो फॉसल फ्यूल के वाले से बात आ गई। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल हम कर लेते हैं फ्रिज के अंदर, और इसके अलावा एयर कंडीशन यूनिट्स के अंदर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स इस्तेमाल हुए होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो एरोसोल
स्प्रेज हैं उनके अंदर भी क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड जो हैं ये जब रिलीज़ होते हैं तो ये यहाँ पे हमारी ट्रोपोस्फियर के अंदर तो ये कोई चूँकि रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये बड़े इनर्ट से होते हैं, तो यहाँ पे तो इनका कोई रिएक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं होता। लेकिन ये आस्ता आस्ता जो है हमारी दूसरी जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर उसमें चले जाते हैं और स्ट्रेटोस्फियर में जाकर ओजोन को तबाह करते हैं। इसी तरह से हम जो है अपना हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पैदा कर रही हैं ओजोन को। तो ओजोन जहाँ तक तल्लक है स्ट्रेटोस्फियर का, वहाँ पे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज़ को रोकती है। लेकिन अगर ये ट्रोपोस्फियर में मौजूद हो तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और इस तरह से ये आपने दोनों तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, नेचुरल जो ज़राए हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं पॉल्यूशन के, और वुमेन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पॉल्यूशन फैल रही है वो भी डिस्कस होगी। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन पे पहले भी पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी बात हो गई है। जहाँ तक एसिड रेन का तल्लक है, वैसे जो नॉर्मल रेन होती है उसमें बारिश जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हुई होती है और उसकी pH 5.6 होती है। अगर जो ये भी एसिडिक है 5.6 भी, चूँकि 7 से ये नीचे है तो इसलिए ऐसे ही है, ये भी एसिडिक pH एसिडिक है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा मुज़र असरात नहीं होते हैं। लेकिन जब सल्फ़र ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स थंडरस्टॉर्म की वजह से एसिड में कन्वर्ट होते हैं और वो इस बारिश के पानी में शामिल हो जाते हैं, तो इसकी एसिडिटी जो है बारिश के पानी की वो 2.1 या उससे भी कम आ जाती है, जो बहुत ही डेंजरस है, जो बहुत ही नुकसानदेह है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये SO2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बनाता है और फिर ये SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है। या हम इस रिएक्शन को इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि SO2 और O2 रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और H2SO4 बना देते हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है जी, NO2 O2 के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरह के जो एसिड्स हैं ये पानी वाटर बारिश का जो पानी है उसमें शामिल हो सकते हैं और ये एसिड रेन का ज़रिया बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एसिड रेन का इफ़ेक्ट क्या है हमारे ऊपर, या हमारी सेहत के ऊपर, या हमारी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं आइटम्स हैं उनके ऊपर क्या असरात होते हैं इसके। जी, तो इफ़ेक्ट्स का जहाँ तक तल्लक है एसिड रेन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, आपके सामने कुछ इफ़ेक्ट्स आ गए हैं इसके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो जब एसिड रेन होती है और वो पानी में हमारा जो पीने वाला पानी है उसके अंदर वो पानी शामिल होता है तो उसको भी एसिडिक कर देता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, हमारे लिए मुज़र हो जाता है। एक चीज़ होगी। और इसके साथ साथ जो पानी के एनिमल्स हैं, मछलियाँ हैं और दूसरे जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी ये इंतहाई नुकसानदेह है और बाज़ सूरतों में जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की कैफियत हो जाती है। मछलियाँ जो हैं वो उनका ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है अगर ये पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाए, अगर ये एसिड जो है, एसिड की मिकदार, एसिडिटी जो है ज़्यादा हो जाए किसी ख़ास पानी के हिस्से में, तो वहाँ पे जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ ही हम अगर बात करें तो हमारे जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसको भी ये एसिड रेन नुकसान पहुँचाती है। उसमें मसलन ये आपके सामने एक स्टैचू दिया गया है, इसने नुकसान पहुंचाया हुआ है। इसी तरह से जो यादगार होते हैं या मोनूमेंट्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम बात करें अपना मज़ार कायद की, तो मज़ार कायद का जो संग मरमर है उसको भी एसिड रेन ने नुकसान पहुंचाया है, उसको विज़िट करके देखा जा सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह की जो बिल्डिंग्स आपके आसपास जो बिल्डिंग्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं कि उनको भी एसिड रेन की वजह से नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो हमारी ये तो हो गई मतलब
इसको संगे मरमर को नुकसान पहुंचाना, जैसे ये यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कि ये संगे मरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ जब H2SO4 इसके 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 यहाँ पे आके रिएक्ट करता है तो यहाँ पे साल्ट बन रहा है। आप देखें CaSO4 एक साल्ट बन रहा है, तो साल्ट तो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में और बह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संगे मरमर है, मार्बल है, ये आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप अब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन भी देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड भी जब संगे मरमर या पत्थर या चूने के पत्थर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी एक सॉल्ट बना देता है, तो ये सॉल्ट भी पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसी तरह से जो मेटल्स हैं, मेटल्स को भी ये एसिड नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन एक रिएक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे Fe लोहा फेरिक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक साल्ट बना देता है FeSO4, और ये भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। ये सॉल्ट जो है, सॉल्ट की ऐसी सूरत हाल होती है कि वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एसिड रेन जो है हमारे लिए हमारे सर्वाइवल की इंतहाई नुकसानदेह है, हमारी बिल्डिंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे जो जानवर हैं पानी के उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। ओजोन की डिप्लीशन और उसके इफेक्ट्स बताने हैं यहाँ पे। तो ओजोन का जहाँ तक तल्लुक़ है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन मौजूद है वो हमारे लिए इंतहाई मुफीद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ को हम तक नहीं आने देती, बल्कि उसको हीट में कन्वर्ट करती है और वो हीट हमारे तक आती है। इसलिए हमें हीट का तो फ़ायदा है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज़ अगर डायरेक्ट हमारे पास हमारी ज़मीन पे आ जाएं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा, तो अब यहाँ जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनका पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं कहाँ से, कि फ्रिजेज़ में से, एयर कंडीशंस में से, एरोसोल जो स्प्रेज़ हैं वहाँ से। ये जो कंपाउंड्स हैं ये वहाँ से फ्री होकर जब ट्रोपोस्फीयर में आते हैं तो यहाँ पे तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि बड़े इनर्ट से होते हैं, बड़े स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर फिर उन वहाँ पे चूँकि अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ की वजह से इनका मालिक्यूल टूट जाता है और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स रिलीज़ करता है। अब ये जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं बड़े ख़तरनाक हैं स्टूडेंट्स। वो ख़तरनाक किस तरह से हैं कि आप एक तरफ देख रहे हैं कि जो ओजोन है, ओजोन एक्चुअली जब उस अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ऑब्ज़र्व करती है तो ओजोन का मालिक्यूल टूट जाता है और ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनाता है यानी O2, और उसके साथ साथ एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है O2 + O। अब ये O2 और O चूँकि दोबारा मिलते हैं और फिर ओजोन बनता है, तो ये एक साइकिल चल रहा होता है वहाँ पे। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स में से जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल निकला तो ये उस साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। अब वहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो ऑक्सीजन मौजूद O2 होती है, जिसने दोबारा से एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बनाना होती है, ये उसको बिज़ी कर लेता है अपने साथ, ये फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, और इस तरह से ओजोन का जो वापस बनना है उसकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है, जबकि डिप्लीशन उसकी ज़्यादा हो होती है और बनना उसका कम होता है। तो इस तरह से जो नेट इफ़ेक्ट उसका ये है कि डिप्लीशन हो जाती है ओजोन की और ओजोन होल बनना शुरू हो जाते हैं उस लेयर के अंदर, तो जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है। और अगर ये जारी रहता है और होल्स बढ़ते चले जाते हैं तो वो वक्त आ जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट ज़मीन पर आएंगी और वो हमारी जो लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये कैसे ख़तरनाक बन रहा है क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स। ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड यहाँ पे मैंने बताया ट्रोपोस्फीयर के अंदर तो रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ के साथ भी, लेकिन जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचे तो वहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ये मालिक्यूल टूटता है और फ्री क्लोरीन, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये फ्री क्लोरीन रेडिकल दे देता है। ये फ्री क्लोरीन रेडिकल मुड़ के क्या करता है जी, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO बना देता है। ये क्या चीज़ होती है जी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड।
अच्छा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड अगले स्टेप में क्या करता है कि वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद होती है उसको बिजी कर लेता है। ये जिस एटॉमिक ऑक्सीजन ने एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनानी थी, उसको इसने बिजी कर लिया अपने साथ, और इसको O2 में कन्वर्ट कर दिया। यानी एटॉमिक ऑक्सीजन को दोबारा से ये O2 में कन्वर्ट करता है, चूँकि इसके पास भी ऑक्सीजन मौजूद है। ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बना देती है और साथ Cl फिर फ्री हो जाता है। अब ये Cl फ्री जो होगा फिर दोबारा से नया प्रोसेस करेगा, और इस तरह से एक जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो हज़ारों बल्कि लाखों जो अपना मालिक्यूल्स हैं ओजोन के, उनको तबाह कर देता है। और इस तरह से डिप्लीशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि इस तरह से एक जो होल्स बनने शुरू हो जाते हैं ओजोन लेयर के अंदर, जिनको हम ओजोन होल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसको डिस्क्राइब करना है तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो वो ये है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम एनिमल्स जो हैं जो सांस ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम कार्बन बर्न करते हैं, कोयला जलता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो तो पौधे वापस इस्तेमाल कर लेते हैं, और पौधे जो हैं खुराक बनाने यानी ग्लूकोज बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये डंप होना शुरू हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके साथ साथ मीथेन गैस भी चूँकि पैदा हो रही है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बन रहे हैं, तो ये भी फ़िज़ा में शामिल हो रहे हैं। अब ये सारे जो हैं ये हीट अब्ज़ॉर्ब करने वाले कंपाउंड्स हैं। जो ज़मीन से वापस जा रही होती है हीट, उसको ये अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और एक अपना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। अब ये जो चूँकि इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ग्लोबल जो इसका हो रहा है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है, तो इस वजह से हम इस तरह का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या जो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, तो जो इसकी वजूहात हैं वो अभी मैंने बयान कर दी कि चूँकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल तो करते हैं, नेचुरल प्रोसेस तो यही है, और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अपना वो है बैलेंस है, कुदरती बैलेंस है, वो कायम रहता है। लेकिन हमारी जो इंसानी एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से ये जो बैलेंस है ये अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सारी नुकसानात हैं। इससे जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उसके अलावा जो ज़मीन का क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, और बारिशें जो हैं वो जिस तरह से होनी चाहिए कुदरती तौर पर उस तरह नहीं होती हैं। बाज़ हिस्सों में तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और किसी दूसरे हिस्से में वो बिल्कुल खुश्की पैदा हो जाती है। तो इस तरह से एक जगह पे तो सैलाब आए होंगे और दूसरी जगह खुश्की हो रही होगी। और इसके अलावा इसका एक जो बड़ा नुकसान है, ये जो गर्मी पैदा हो रही है इसकी वजह से ग्लेशियर पिघलने शुरू हो सकते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और ये जो समुंदर का लेवल है, सी लेवल है, वो भी बढ़ सकता है। और इस तरह से ये मजमूई तौर पर हमारी जो इंसानी आबादी है और जानवरों की आबादी है और तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं उन सब के लिए ये नुकसानदेह है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में फ़र्क बताना है। तो जहाँ तक तल्लक है स्ट्रेटोस्फीयर का, तो ये ज़मीन से 12 किलोमीटर दूर है और वहाँ से स्टार्ट होती है, जबकि ट्रोपोस्फीयर बिल्कुल ज़मीन के क्लोजेस्ट लेयर है, बल्कि ये वो लेयर है जिसमें हम खुद भी रह रहे हैं। और इसी जो ट्रोपोस्फीयर है इसका जो टोटल एरिया है वो 12 किलोमीटर तक है। ये रेंज करती है, जो हम ज़मीन से ऊपर जाना शुरू करें तो 12 किलोमीटर तक जो लेयर होगी वो ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वेदर यहीं पे होता है सारे का सारा। और उसके अलावा इसके अगर टेम्परेचर की रेंज की बात की जाए तो वो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर -55 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है। अच्छा,
और जो जो हम 1 किलोमीटर आगे की तरफ जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे हम, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता चला जाएगा हर 1 किलोमीटर के बाद। अब जहाँ तक स्ट्रेटोस्फियर की बात है, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ज़मीन की सतह से 50 किलोमीटर तक रेंज करती है, उसकी वो एक्सटेंड करती है। और ये इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि वाटर वेपर तो बहुत थोड़े होते हैं यहाँ पे, लेकिन ओजोन मौजूद होती है, और ये इस लेयर में मैक्सिमम ओजोन पाई जाती है, जो कि 10 ppm तक होती है, यानी 10 पार्ट्स पर मिलियन। इस लेयर में जो टेम्परेचर की रेंज है वो -55 से स्टार्ट होती है और -5 तक, यानी जो मज़ीद आगे जाएं तो ये टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होता है और -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन ओजोन फार्मेशन। ओजोन फार्मेशन को एक्सप्लेन करना है कि ओजोन कैसे बनती है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि ओजोन क्या है। ओजोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है इस लिहाज से कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज से आ रही हैं वो हम तक डायरेक्ट आने से रोकती है, उनको कन्वर्ट करके हीट में कन्वर्ट कर तक हमें भेजती है। तो इस लिहाज से लिविंग थिंग्स का ज़मीन के ऊपर जो होना है और उनका सर्वाइवल है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ओजोन का। अगर ओजोन ना हो तो यहाँ पे लाइफ नामुमकिन हो जाए। अच्छा, तो ये करती ये है कि जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज इसके ऊपर पड़ती हैं O3 के ऊपर, तो O3 का मालिक्यूल ऑक्सीजन के मालिक्यूल में और एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, O2 + O। ये तो डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है कि हम ये ओजोन जो है अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन साथ ही क्या हो रहा होता है, साथ ही ये दोबारा से O2 जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर ओजोन बना देती है और साथ हीट खारिज होती है। ये हीट हम तक आती है, हम तक अल्ट्रा वायलेट रेज आने के बजाय ये हीट पहुंचती है। अच्छा, तो अब ये एक साइकिल जो है ये चलता रहता है, यानी एक नेचुरल प्रोसेस तो यही है कि ओजोन का मालिक्यूल अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से टूटता है O2 और O में, और फिर दोबारा से O2 और O मिलकर ओजोन बनाते हैं और साथ हीट खारिज होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें इसका बैलेंस ओजोन का रहता है। लेकिन ये अलग बात है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से ओजोन की लेयर में शिगाफ पड़ रहे हैं, जिनको ओजोन होल का नाम दिया जाता है। तो लेकिन नेचुरली अगर हम बात करें तो नेचुरल प्रोसेस यही है कि ओजोन का मालिक्यूल टूटता है और दोबारा से फिर O2 और O मिलकर ओजोन बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज़ ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर टू एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पर रेफ़र क्यों किया जाता है? तो इसका जहाँ तक आंसर की बात है तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे, फॉसल फ्यूल्स के बर्न करने की बात करते हैं, और साथ साथ डिफॉरेस्ट्रेशन जो हो रही है, ये दोनों चीज़ें चूँकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का ज़रिया बन रही हैं। किस तरह से? एक तरफ तो चूँकि पौधे जो हैं वो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करना होता है अब ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन हम पौधों को भी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाली चीज़ें उनको बढ़ा रहे हैं। मसलन फॉसल फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह फैक्ट्रीज़, दूसरे कारखानों में भी वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब एक तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो पैदा करने की वाली काम है वो ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्ज़ॉर्ब करने वाले या इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें, यानी जंगलात जो हैं उनकी कमी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जंगलात कम हो रहे हैं। इसके नतीजे के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का डंप बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैस जो है वो भी मौजूद है, वो भी अब्ज़ॉर्ब करती है हीट को, और ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो जबकि दूसरी तरफ हम बात जब कर रहे हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसी वजह से हो रही है कि इनका जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ग्रीन हाउस गैसेस की हमारी फ़ज़ा के अंदर, उतना ही ज़्यादा
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा और उसके नतीजे पर इतनी ही टेम्परेचर में इजाफा होता चला जाएगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के तौर पर रेफ़र किया जाता है। क्वेश्चन आ रहा है, देयर इज साइंटिफिक एविडेंस दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, वाई? कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ओजोन की डिप्लीशन में इनका बहुत किरदार है, क्या वजह है? तो इसको हम एक पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स जब यहाँ पे मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे वो रिलीज़ होते हैं, जिस तरह से एसी या फ्रिज से उनका रिलीज़ होना है, और इसी की तरह से एरोसोल स्प्रेज वगैरह से, तो वो रिलीज़ होकर यहाँ पर तो वो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते, हमारी जो ट्रोपोस्फियर है। लेकिन वो जब आस्ता आस्ता मूव करके स्ट्रेटोस्फियर में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, और उनकी वजह से ये एक मालिक्यूल उनका टूटता है और वहाँ पे फ्री क्लोरीन रिलीज़ होती है। ये फ्री क्लोरीन काम क्या करती है कि ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देती है। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया और साथ ही O2, और उसके बाद ये दोबारा से फिर ये क्या करती है, वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है वहाँ पे अवेलेबल, जिसने वापस ओजोन बनाने में काम करना होता है, उसको ये अपने साथ बिजी करके ये O2 बना देती है। उसका उसका जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसको O2 में कन्वर्ट कर देती है, और उसकी अवेलेबिलिटी ओजोन बनाने के लिए उसमें कमी आ जाती है। उसके साथ साथ फिर ये क्लोरीन दोबारा से फ्री हो जाता है यहाँ पे, और फिर दूसरे मालिक्यूल्स को ये इस तरह से डिस्टर्ब करता है और जो ओजोन की डिप्लीशन करने में किरदार अदा करता है। और ये प्रोसेस इस तरह से ही चलता रहता है, और ओजोन के अंदर एक होल्स बनने शुरू हो जाते हैं जिनको ओजोन होल कहा जाता है। तो एक्चुअली जो ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना ये एक साइकिल की शक्ल में होता है, नेचुरली ऐसे चलता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जब ओजोन के ऊपर पड़ती हैं तो ओजोन का मालिक्यूल O2 में और O यानी एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट बदलता है, और फिर दोबारा से वो आपस में रिएक्ट करके फिर ओजोन बनाते हैं। नेचुरली ऐसे सिलसिला चलता रहता है, हीट भी साथ खारिज होती रहती है। तो नेचुरल प्रोसेस तो ये था, लेकिन ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड जो है वो फिर इस नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं और ओजोन की फॉर्मेशन कम हो जाती है, और इस तरह से उसकी डिप्लीशन शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कॉमन पॉल्यूटेंट फ्रॉम बर्निंग कोल, स्टेट 2 इफेक्ट्स काज्ड बाय दिस पॉल्यूटेंट। जी, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के हवाले से जहाँ तक तल्लक है, ये एक पॉल्यूटेंट है, और ये कोल जब बर्न करता है तो वहाँ से ये रिलीज़ होता है, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं दो वो हम यहाँ पे बयान कर देते हैं। एक तो पहली बात यह है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बज़ाते खुद एक ऐसी गैस है जो हमारे लंग्स को मुतासर करती है, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शंस पैदा करती है, और उसके अलावा आँखों में इरिटेशन भी पैदा करती है। तो यानी सीधी बात ये हो गई कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इंतहाई नुकसानदेह गैस है अगर इसकी मिकदार मौजूद होती है इसमें, हमारी एयर में। एक तो इसका ये इफ़ेक्ट हो गया। अब दूसरी तरफ ये क्या करती है, ये SO2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बना देती है, और फिर पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देती है। और ये H2SO4 ये जब बन जाता है तो ये इसके साथ रेन वाटर के साथ शामिल होकर एसिड रेन का ज़रिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, डाई बेंजोथायोफीन is a common sulfur containing compound of coal. It is responsible for acid rain. Elaborate this statement. तो ये बिल्कुल उसी तरह ही बात है जी कि जो कोल हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पावर प्लांट्स के अंदर, कारखानों के अंदर, तो उसके अंदर ये कंपाउंड मौजूद होता है डाईबेंजोथायोफीन, ये उसका हिस्सा होता है। और जब वो कोल बर्न करता है तो वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस
रिलीज़ होती है इसकी वजह से। और बाकी हमने चूँकि पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड फिर क्या करती है कि ये एक तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाती है डायरेक्टली जब ये मौजूद होती है एयर के अंदर, और दूसरा प्रॉब्लम क्या कर रही है कि ये एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है और पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, और फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एसिड रेन का ज़रिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, देयर हैव बीन वेरियस अटैम्प्ट्स टू रिमूव सल्फर फ्राम कोल बिफोर इट इज़ बर्नड, इलस्ट्रेट। यानी इसको जो साफ ज़ाहिर है जो सल्फ़र मौजूद होती है कोल के अंदर, तो ये तो सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ करता है जब ये जलता है कोयला, तो कैसे हम इससे बच सकते हैं या इसको किस तरह से हटा सकते हैं, या इस तरह की जो ये पोल्यूशन है इसमें किस तरह से कमी लाई जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम जो कोल इस्तेमाल करें वो उसमें कम से कम सल्फ़र वाला कोल हम इस्तेमाल करें, एक तो बात ये हो सकती है। दूसरी बात इसमें ये आ जा सकती है कि इस कोल को इस्तेमाल करने से पहले उसको वॉश कर लिया जाए, वॉश करके उसको जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें काफ़ी सारी सल्फ़र रिमूव हो जाएगी और उस तरह से भी इसमें कमी आ सकती है। उसके अलावा एक और ज़रूरी बात है वो ये है कि जब कारखानों के अंदर जिन कारखानों के अंदर ये कोल इस्तेमाल बर्न किया जा रहा है सल्फ़र कंटेनिंग कोल, तो उनकी जो स्मोक स्टैक हैं, स्मोक स्टॉक या चिमनी जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट होता है जिसको स्क्रबर कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसको फ़िल्टर कर सकता है सल्फ़र डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से इसमें कमी लाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, examine the options. There are some ways to reduce pollution caused by the cars. कार्स की वजह से जो पोल्यूशन पैदा हो रही है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं जिन पे काम हो रहा है, और कुछ तो काम हो रहा है और कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है और उनको अप्लाई भी किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि गाड़ियों के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करते हैं कि जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, यानी कैटालाइटिक कन्वर्टर के इस्तेमाल से पॉइजनस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी जो ज़्यादा पॉइजनस गैसेस हैं उनको दूसरी गैसेस में कन्वर्ट कर देता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। इस तरह से जो पोल्यूशन है उसमें कमी आ जाती है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनको N2 और O2 में कन्वर्ट कर देता है, और इसी तरह से फिर अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो उसमें कंबस्चन में पूरी तरह से जलते नहीं हैं और वो अगर वार फ़ज़ा में आएंगे तो पोल्यूशन फैलाएंगे, जबकि कैटालाइटिक कन्वर्टर उनको फिर क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है। अब इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव जो फ्यूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, हाइब्रिड गाड़ियों का अगर इस्तेमाल किया जाए, या उसके अलावा जो है वो हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ मतलब गाड़ियों को अगर CNG पे चला दिया जाए तो CNG पे चलाने से भी पोल्यूशन में कमी आ जाती है। हाइब्रिड गाड़ियों में चूँकि बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी पोल्यूशन नहीं पैदा होती। तो ये जो अल्टरनेट तरीके हैं इनको इस्तेमाल करके हम इसमें पोल्यूशन में जो गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन पैदा होती है उसमें कमी ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, certain human activities are responsible for a significant increase in greenhouse effect. आर्गू। तो कुछ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इंसानी एक्टिविटीज़ हैं, वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रही हैं। तो वो क्या क्या पहले पिछले क्वेश्चंस में भी हम ये बातें बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि फॉसल फ्यूल और कोल का जो जलाना है इसकी वजह से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जी, एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है। अच्छा, तो
अब पौधे जो हैं वो तो काम कर रहे हैं अपना, पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना रहे हैं। लेकिन चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार इतनी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है फॉसल फ्यूल के बर्न करने की वजह से कि वो सारी की सारी इस्तेमाल नहीं हो सकती, पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ रही है। एक तो ये बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हम एक और जो चीज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पौधे या जंगलात जो हैं उनको उनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उनमें कमी कर रहे हैं हम, बार बार जंगलात को काट रहे हैं, उसमें कमी दरख्त कम हो रहे हैं, उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसका मजमूई इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन रहा है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आगे चल के फिर ग्लोबल वार्मिंग का ज़रिया बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, एज अ ग्लोबल सिटीज़न हाउ कैन यू प्ले अ पार्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एट अ पर्सनल लेवल। तो हम पर्सनल लेवल के ऊपर एयर पोल्यूशन में किस तरह से कमी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करके अपने तौर के ऊपर जो हमारा पार्ट हम प्ले कर सकते हैं वो हम पोल्यूशन में कमी के लिए कर सकते हैं। कोशिश अगर करें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। पहली बात ये है कि हमें अगर थोड़ा सफ़र है, जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, तो हमें गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें पैदल चले जाना चाहिए। और अगर मुमकिन हो तो अगर कोई लंबा सफ़र भी है तो उसके लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लें, इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकले। तो जितनी गाड़ियाँ रोड पर ज़्यादा आएंगी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगी। अच्छा, तो इस तरह से गाड़ियों की तादाद रोड पर कम करके इस पॉल्यूशन में कमी की जा सकती है। तो ये लोग अपने लेवल के ऊपर हर बंदा कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो लाइट्स हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, रात के वक्त हम लाइट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी पोल्यूशन का ज़रिया बन रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि इंतहाई जो ज़रूरी लाइट्स हैं उनको ऑन करें, सारी लाइट्स को ऑन ना छोड़ें, जो लाइट्स गैर ज़रूरी हैं उनको ऑफ़ कर दिया जाए। उसके बाद हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करके भी पोल्यूशन में कमी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हो हम पेपर बैग का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तर्क कर दें। उसके बाद हमें ये भी करना चाहिए कि हमारे लॉन में या अपना बैक यार्ड में जो पत्ते पड़े होते हैं या कोई और गार्बेज है या कुछ है, तो उसको आग लगाने के बजाय उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए। अब वो ज़मीन के अंदर दबाने से क्या होगा कि वो खाद में या फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाएगा और फिर वो उसका फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उनको जब हम जलाते हैं तो वो भी फ़ज़ा के अंदर पोल्यूशन पैदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ रहा है हमारे पास कि हम एयर कंडीशनर जो हैं, चूँकि ये एयर कंडीशनर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं हमारी फ़ज़ा में, तो इसका मतलब ये हो कि जितना एयर कंडीशनर का ज़्यादा इस्तेमाल है उतनी पोल्यूशन बढ़ती है। तो हम कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके हम फैंस का इस्तेमाल करें बजाय एयर कंडीशनर्स के। और उसके अलावा हमारे घरों में अगर कोई चिमनीज़ इस्तेमाल हुई हैं तो उन चिमनीज़ में हम फ़िल्टर इस्तेमाल लगाकर भी कुछ पोल्यूशन में कमी कर सकते हैं। और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी सरमनीज़ होती हैं, शादियां हैं, दूसरी जगहों पे हम क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं या फायर वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ज़रिया बन रही हैं। इनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं, इनको ना इस्तेमाल करें, फायर वर्क्स का इस्तेमाल ना किया जाए, क्रैकर्स को ना इस्तेमाल किया जाए। और फिर एरोसोल स्प्रेज जो पेंट स्प्रे भी हैं या एयर फ्रेशनर हैं या दूसरी चीज़ें हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करें। और फिर हम ये कर सकते हैं कि गाड़ियों में कैटालाइटिक कन्वर्टर को फिट करवाएं। अपनी गाड़ियां जो हैं, कारें जो हैं, उनमें कैटालाइटिक कन्वर्टर की फ़िटिंग होनी चाहिए ताकि वो जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको वो कन्वर्ट कर सकें। उसके अलावा जब हम फ्यूल डलवाने जाएं तो हम जो पेट्रोल डलवाएं वो चेक कर लें, देख लें कि ये अनलेडेड फ्यूल है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी कारों की ट्यूनिंग और दूसरी उनकी जो मेंटेनेंस है उसको प्रॉपरली होना चाहिए, इससे भी पोल्यूशन में कमी आ सकती है। और फिर हम प्लांट्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ना सिर्फ पौधे लगाएं
जहाँ भी हमारे पास कोई जगह मौजूद है हमें पौधे लगाने चाहिए, और साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो पौधे ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास, हम उनका ख्याल करें और उनको नुकसान ना पहुँचने दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फियर। ये पिछले किसी क्वेश्चन में भी ये हमने इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो हमने बयान किया था। तो मज़ीद बयान कर लेते हैं कि क्या क्या इनमें चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, इनके टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक बात आ जाती है ट्रोपोस्फियर की, तो ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जिसमें हम खुद भी रह रहे हैं। ये ज़मीन के सबसे करीब वाली लेयर है और ये 12 किलोमीटर तक रेंज करती है, एक्सटेंड करती है ज़मीन की सतह से। तो ये जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसमें हम खुद भी रहते हैं, इसमें क्लाउड्स जो हैं वो भी बनते हैं, इसमें वाटर वेपर सबसे ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं बाकी तमाम लेयर्स की निस्बत। और इसके अलावा ये वो लेयर है जहाँ पे हमारे जहाज़ भी उड़ते हैं, जहाँ पे वेदर भी बनता है। और ये जो लेयर है इसमें टेम्परेचर की जो रेंज है वो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर -55 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। और जो ही हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ज़मीन की सतह से, तो हर किलोमीटर के बाद इसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात कर लें स्ट्रेटोस्फियर की, तो स्ट्रेटोस्फियर इसके बाद यानी ट्रोपोस्फियर के फ़ौरन बाद ये लेयर स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 किलोमीटर ज़मीन की सतह से जब ऊपर हम जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाएगी, और ये लेयर एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर्स तक ज़मीन की सतह से। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर में तो हमने बताया कि वहाँ पे जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम मिकदार होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर होते तो हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। इस लेयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओज़ोन का मौजूद होना। तो ओज़ोन की लेयर यहाँ पे, ये लेयर ओज़ोन की लेयर भी कहलाती है, और इसमें वो मैक्सिमम मिकदार में ओज़ोन पाई जाती है। ओज़ोन जो है वो हमें, हमारे लिए बहुत ही, हमारी लाइफ के लिए, बल्कि पूरी हमारे जो मतलब लिविंग थिंग्स हैं ज़मीन के ऊपर, उनकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ को हम तक आने से रोकती है। और इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो 55 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और फिर बढ़ना शुरू होता है और -5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये इसमें टेम्परेचर वेरिएशन है। तो ये टोटल इसमें फ़र्क हुआ। तो इसका मतलब हमने जो डिफरेंसेस थे वो भी देख लिए, और जो सिमिलरिटीज़ थी वो भी हमने देख ली। तो सिमिलरिटी तो और कोई ख़ास नहीं है, इसमें एक ही सिमिलरिटी है कि वाटर वेपर्स कुछ हद तक इसमें भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मैंने अपने तौर पर अपनी तरफ से इसको मुकम्मल कर दिया है, लेकिन अगर कुछ चीज़ रह गई है या आप समझते हैं कि किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मैं आपसे इस वीडियो में इजाज़त चाहूँगा और किसी और वीडियो के साथ दोबारा से आपके सामने हाज़िर होऊंगा। आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।